सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है माटी वाली कृतिका भाग 1 से पाठ 4। इस कहानी के लेखक है सुप्रसिद्ध कथाकार विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल का जन्म सन 1933 में टिहरी गढ़वाल के माली देवल गांव में हुआ। उन्होंने वाराणसी से अपनी उच्च शिक्षा हासिल की। पहाड़ी जीवन विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ को कुशल चित्रण उन्होंने अपने इस पाठ्य कथा में किए हैं। नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की मधुर सुगंध रची बसी हुई है। टिहरी यह स्थान सिक्किम से 74 किलोमीटर दूर नेपाल के सीमा से जुड़ा हुआ है। यह भागीरथी और भिलांगना नदी के तटों पे बसा हुआ शहर है। यहाँ की मिट्टी रेतीली है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न प्रकार है। टिहरी की कहानियां सुच्ची डोर, यह इनका कहानी संग्रह है। सुच्ची डोर, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछड़ा इनका उपन्यास है। मोहन गाता जाएगा इनकी आत्मकथा है। इस पाठ में विस्थापन की समस्या को उठाया गया है। माटी वाली एक हरिजन महिला है। वह अपनी जीविकापार्जन करने के लिए माटा खाना से लाल मिट्टी टिहरी शहर में पहुंचाती है। उसके घर में उसके सिवा उसके पति है जो वृद्ध है, बीमार है। वह अशक्त है, वह किसी भी प्रकार के कार्य नहीं कर सकता है। तो यह माटी वाली स्त्री ही अपने पति का भरण पोषण करती है। अपने साथ साथ वह अपने वृद्ध और अशक्त पति का भी जीविकापार्जन करती है। शहर में समेल का थप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे हैं। किराएदार, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हे तक का जलना मुश्किल हो जाए। माटी वाली यह औरत अपने सर पर मिट्टी की कंटर उतारती हुई लेखक आगे वर्णन करते हैं कि वह बरसों से यहाँ इस शहर में माटी देने के कार्य कर रही है। भला इस शहर के स्थानीय लोग यहाँ रह रहे किराएदार, यहाँ तक कि बच्चे तलक सभी इस मिट्टी वाली को पहचानती है। वह हर घर में माटी देने के काम करती है और वह अकेली है। उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, अर्थात उसका कोई भी दुश्मन नहीं है। इस कार्य के करने वाला कोई भी दूसरा नहीं है। उसके बगैर तो टिहरी के कई घरों में चूल्हे चौके न जल सके। चूल्हे चौके जलना मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद उसके चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की समस्या
रोज की एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद होनी चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान ही नहीं, भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि जिसे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता है। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं और घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन महिला, हरिजन बुढ़िया माटी वाली एक हरिजन वृद्ध महिला है। वह घर घर लाल माटी पहुंचाने की काम करती है। शहर में कहीं भी इस प्रकार की लाल मिट्टी नहीं मिलता है। वह शहर से दूर माटा खाना से लाल मिट्टी लाती है और लाल मिट्टी का प्रयोग घर के चूल्हे चौके लिपाई के काम में प्रयोग होता है और साल 2 साल के अंतराल में घर की दीवार गोबरी मिट्टी के साथ इस लाल मिट्टी के भी प्रयोग कर दीवारों की पुताई का काम भी करती है। प्रत्येक घर में जाकर यह हरिजन महिला उस घर के चूल्हे चौके करती है और उसके बाबत उसे घर की मालकिन कभी बासी रोटी, साग, सब्जी, कभी ताज़ी भोजन, बचे खुचे हुए ताज़ी भोजन और कभी कभी चाय भी दे देती है और यह लेकर वह खुशी साथ अपने घर लौट जाती है और अपना जीविकापार्जन करने के साथ साथ अपने वृद्ध और अशक्त पति की भी भरण पोषण करती है। और माटी वाली का स्वभाव मिलनसार है। वह छोटे कद की वृद्ध महिला है। वह अपने मिलनसार स्वभाव के कारण ही उस शहर में जो भी नए किराएदार आते हैं वह भी इस मिट्टी वाली बुढ़िया के ग्राहक बन जाता है और ऐसा लगता है कि जब यह मिट्टी वाली किसी दिन उस शहर में न पहुंचे तो टिहरी शहर के कई ऐसे घर परिवारों के चूल्हा चौका बंद हो जाए, भोजन बनाना बंद हो जाए, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में जब तक चूल्हे चौके की लिपाई पोताई नहीं होता तब तक वह उस चूल्हे चौके पर भोजन आदि नहीं पकाते हैं। जूठन साफ नहीं हो जाता तब तक दोबारा भोजन पकाने की शुरुआत नहीं किया जाता है। तो मिट्टी वाली यदि उस शहर में न पहुंचे तो टिहरी शहर के कई ऐसे परिवार में चूल्हा चौका जलना बंद हो जाएगा। मिट्टी वाली के स्वभाव भी बहुत ही मिलनसार है जिसके कारण सभी इसका ग्राहक बन जाता है और इस प्रकार वह अपना जीविकापार्जन भी कर रही है, अपना जीविका भी चला रही है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़ों को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्टर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ देखा। अपने कनस्टर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन को न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घरों से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंचती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। टिहरी शहर में एक हरिजन बुढ़िया कनस्टर में लाल मिट्टी भरकर लोगों को बेचती है। उस शहर में उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है। वह हर घरों में चूल्हा चौका लीपने पोतने के काम करती है। पूरा शहर उस बुढ़िया को जानता है। ऐसी मिट्टी
शहर में कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि यह शहर भिलांगना और भागीरथी की तटों पे बसा हुआ है और वहाँ सिर्फ रेतीली मिट्टी ही मिलती है। वह अपने कनस्टर में माटा खान से लाल मिट्टी भर करके लाती है और वह अपने कनस्टर से भी पहचानी जाती है। वह रद्दी कपड़े की एक गोल टीला बनाकर अपने सर पे उस कनस्टर से बचाव के लिए, ताकि उसके सर में किसी भी तरह का दर्द न उत्पन्न हो, दर्द न शुरू हो जाए, इसलिए उस रद्दी कपड़े की गोल टीली बनाकर उसके ऊपर अपना कंटर डालती है और वह कंटर में मिट्टी भरने से पहले ही उसके ऊपर का ढक्कन काट कर हटा देती है, क्योंकि उसके ऊपर की ढक्कन हटा देने से उस बुढ़िया को उसमें मिट्टी भरने और निकालने में आसानी हो जाता है। और इस मिट्टी वाली को और उसकी कनस्टर को देखकर ही लोग दूर से पहचान लेते हैं। एक बार जब वह अपने सर से मिट्टी की कंटर उतार कर सामने रखी ही थी कि पास से एक 12 साल की कामिनी नाम की लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आना। अभी आई, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के सामने कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तो बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। अब जब वह अपने सर से मिट्टी के कंटर उतारती है तो उस घर की मालकिन इशारा करते हुए कि आंगन के उस कोने पे अपनी कंटर की माटी उड़ेल दो, अर्थात उझल दो, रख दो। और इतना कहते हुए कहती है उस माटी वाली को कि तू बहुत ही भाग्यवान है, बिल्कुल चाय के टाइम पे आई है और खाने के वक्त आने वाले बड़े ही भाग्यवान होते हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, उस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे टीले के कपड़े को मोड़ो और हड़बड़ी से एक झपटे में वह खोला और उसे सीधा कर लिया। फिर इकहाड़ा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। जब माटी वाली चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे कोई नहीं नजर आ रहा था। मालकिन घर के अंदर चली गई थी और वह हड़बड़ाकर अपनी उस पुराने चिथड़े से बने हुए टीलों को खोलते हुए एक फटी हुई चादर वह खोलती है और माटी वाली अपने जीविका पार्जन में इतनी व्यस्त है कि भाग्यवान क्या होता है, भाग्य का लेख क्या है, नसीब क्या है, ये सब सोचने की वक्त उस माटी वाली के पास नहीं है, क्योंकि वह इतनी गरीब है, उसका जीवन स्तर, उसकी आर्थिक स्थिति इतना निम्न है कि वह अपनी पेट की जुगाड़ करने के सिवा और कुछ सोच ही नहीं सकती और उसे सोचने का समय भी नहीं मिलता, मौका भी नहीं मिलता। मालकिन के बाहर आंगन में निकलते ही उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियां में से एक रोटी को मोड़ा और उस कपड़े में लपेट कर गांठ बांध ली। जो वह पुरानी चिथड़े का जो टीले बनाई हुई थी उसमें से जो वह फटी हुई चादर निकाली थी उसमें वह एक रोटी छुपा ली, लपेट ली और गांठ बांध ली। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने की दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सादा बासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ
निकल जा। जब मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी तब वह कहती है कि कुछ बासी साग भी बचा है क्या? मालकिन कहती है अभी नहीं है, चाय के साथ ही रोटी निगल लिया। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए शू कर उस पर लंबी लंबी फूंकी मारी। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुरकने लगी के लिए सुसुक करके उस पर वह लंबी लंबी फूंके मारने लगी। अब रोटी को अपने उस हटी हुई चिथड़े में बांधती हुई उस पीतल की गिलास को अपने हाथ में ली और चाय को ठंडा करने के लिए वह अपने मुंह से फूंक मारते हुए चाय को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। अब वह रोटी के साथ चाय भी सुरकने लगी। चाय तो बहुत अच्छा है, साग हो जाती तो ठाकुराइन जी। वह चाय की सिसकी लेते हुए कहती है कि चाय तो बहुत अच्छा है, मीठा है, थोड़ी सी साग भी हो जाती ठाकुराइन जी। भूखा तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। मालकिन कहती है कि भूखा अपने आप में साग है, सब्जी है। भूखे को भोजन प्यारा होता है, भूखे को भूख प्यारा होता है, ना कि भोजन। यदि भूख जोरों की लगी है तो उसके सामने जो भी रूखा सूखा मिल जाता है उसे लेकर ही इंसान तृप्त हो जाता है। वह उस समय भोजन की विभिन्न प्रकारों की फरमाइशें नहीं करती, वह उसी रूखा सूखा को लेकर खुश हो जाता है और हमेशा भोजन मीठा होता है, यह सच भी है। अब वह हरिजन महिला साग की इच्छा लिए अपनी रोटी को समेटती है। कामिनी ने बुढ़िया से कहा कि मेरी माँ ने तुम्हें बुलाया है। अब बुढ़िया उसके घर में पहुंची, तब भोजन करने के समय हो रहा था। लड़की की माँ ने कहा तो भाग्यवान है, चाय के समय आई है हमारे घर। और उसने उस बुढ़िया को तो 2 रोटियां दी और रसोई में चली गई। बुढ़िया ने एक रोटी जल्दी से सिर पर रखे कपड़े में छुपा ली। मालकिन ने उसे चाय को गिलास देते हुए कहा कि आज साग खत्म हो गया है, इसीलिए चाय के साथ ही रोटी गटागट निगल ले। और माटी वाली फूंक मारकर चाय पीना शुरू कर दी। उसने चाय की तारीफ मालकिन के सामने की और कहा, भूख लगती है तो सब कुछ मीठा ही लगता है, चाहे वह सूखा भोजन भी हो तो भी मीठा ही लगता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ माटी वाली कहानी आपको समझ में आया होगा। माटी वाली की दिनचर्या कितनी दयनीय है, यह बात आप सभी ने यहाँ तक पढ़ने के बाद, समझने के बाद अंदाजा लगा लिया होगा। तो इस पाठ के शेष भाग हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद।